नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे गजकेसरी योग के बारे में, जो गुरु और चंद्र की विभिन्न स्थितियों से उत्पन्न होता है। कुंडली में पाए जाने वाला गजकेसरी योग वैसे तो 10 से 20% कुंडलियों में मिलता है, लेकिन इसका सर्वथा जो संपन्न फल प्राप्त होता है वो कुछ 100 में से कुछ 2 या 3% कुंडलियों में ही प्राप्त होता है। आज हम बात करेंगे कि कुंडलियों में गजकेसरी योग होने के बावजूद भी आपको इसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। क्या वो किसी और परिस्थितियों में निर्भर कर रहा है, या फिर उन गुरु का पूर्ण लाभ मिलने की क्या क्या परिस्थितियां हैं, उस पर हम बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस गजकेसरी योग के साथ साथ क्या दूसरे अन्य ग्रह भी हैं जो चंद्र के साथ युति करने पर, योग करने पर भी गजकेसरी योग जैसा लाभ देते हैं। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार, मेरे चैनल डेस्टिनी अनवील्ड में। इस योग को थोड़ा विश्लेषण करते हैं। गुरु देवताओं के गुरु हैं, गुरुदेव बृहस्पति के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। तो यदि चंद्रमा मन के कारक और गुरु की एक विशेष परिस्थिति में इस योग का अगर निर्माण हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग करके, अपने मन को कंट्रोल करके जीवन में प्रत्येक तरह की सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। लेकिन विशेष रूप से आर्थिक रूप से ऐसे व्यक्ति संपन्न होते हैं, चाहे भले ही उन्होंने एक गरीब कुल में जन्म लिया हो। एक चीज और बहुत ध्यान देने वाली बात है, शास्त्रों में ऐसा पाया जाता है कि ऐसे लोग वेद पुराण में बहुत गहरी रुचि रखते हैं और इनका धार्मिक ज्ञान भी अच्छा होता है। अगर वर्तमान परिवेश में देखें तो वेद पुराण को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे लोग काफी इंटेलेक्चुअल होते हैं। हर चीज पर अपनी राय रखना, चाहे पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो या किसी भी तरह की रिलीजियस या पॉलिटिकल या टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करनी हो, तो गुरु चंद्र युति वाले गजकेसरी योग के जातकों का ऐसा विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और इनमें धर्म के प्रति एक विशेष रुचि होती है। ये जिस भी धर्म को हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये उस धर्म को अपने लोगों के साथ उस धर्म के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ते हैं। एक चीज और कि ऐसे लोग, गुरु चंद्र की युति वाले गजकेसरी योग वाले जातक के धन अपार होता है, और लेकिन ये धन एक विशेष परिस्थिति में ही प्राप्त होता है। इसे हम आगे चलकर बात करेंगे। तो चलिए आगे करते हैं संपूर्ण विश्लेषण। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि गजकेसरी योग का निर्माण कैसे होता है। यदि बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भाव में स्थित हो और किसी क्रूर ग्रह से संबंध नहीं रखता हो, तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। हालांकि अगर कोई अशुभ ग्रह से संबंध होता है तो यह योग मिलने वाले फलों में कमी आ जाएगी। चलिए कुंडली में एक उदाहरण से समझते हैं। मित्रों, उदाहरण के तौर पर मैंने आपके सामने 4 कुंडलियां प्रस्तुत करी हैं। यहाँ पर मैंने येलो कलर से जो शेड दिया है वो हमारे केंद्र के भाव हैं। यदि केंद्र के भाव पर गुरु और चंद्र परस्पर एक दूसरे से चौथे हों, तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। ऐसे योग जो होते हैं वो काफी बलशाली होते हैं, बलाबल लिए होते हैं। ऐसे ग्रहों में अगर किसी पाप ग्रह की युक्त ना हो, तो ऐसे ग्रहों का जो योग होता है, जो फल होता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। चलिए पहली कुंडली की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए गुरु हमारे प्रथम भाव में बैठा है, और अगर गुरु से चंद्रमा की तरफ चलें तो चंद्रमा यहाँ से चौथा हो गया। तो चारों कुंडली में आप एक चीज देखिए कि पहली बात, ये जो निर्माण हो रहा है गजकेसरी योग का, ये कितना शुभ फल है, दाई है। क्यों? गुरु और चंद्र में किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि अभी हमने यहाँ पर नहीं ली है। जैसा हम शनि ले लें, मंगल ले लें, या फिर राहु ले लें, सूर्य ले लें, इस तरह के पाप ग्रहों से युक्त ये दृष्टि नहीं है। ना ही इनके साथ किसी भी अष्टमेश की युक्ति है। अभी अष्टमेश की हम बात करेंगे। दूसरी बात, ये योग जो बन रहा है वो केंद्र स्थान पे बन रहा है। जैसे आपको पता हो कि जो केंद्र स्थान जो होते हैं वो यहाँ पर पहला पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव को केंद्र माना जाता है, जिसको मैंने येलो शेड से रिप्रेजेंट करा है। इन चारों में कहीं पर भी गुरु चंद्र हो, लेकिन एक दूसरे से पहले चौथे हों, या फिर पहले सातवें हों, या पहले 10वें हों, तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। दोस्तों, जिस तरह से गुरु चंद्र पहली चौथी परस्पर हैं, इसी तरह से अगर गुरु चंद्र पहले सातवें या पहले 10वें हो जाएं, तो भी एक दूसरे से परस्पर केंद्र में होंगे और गज केसरी योग का निर्माण होगा। दोस्तों, जिस तरह से गुरु चौथे परस्पर अगर हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है, उसी तरह से अगर गुरु की अलग अलग परिस्थितियां हैं, जैसे अगर गुरु और चंद्रमा का 1 1 1 4 1 7 और 1 10 का योग बनता हो, तो भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है, जो मैंने आपको सामने कुंडलियों से समझाया है। तो यहाँ पर परस्पर चंद्र और गुरु का केंद्र में होना,
गजकेसरी योग का निर्माण करता है। ऐसे गजकेसरी योग काफी सुफलदायी होते हैं और किसी भी जातक की कुंडली में अगर हो तो उसको धन धान्य और सरकारी नौकरी, पदोन्नति, और घर में ऐसे लोगों के हमेशा कोई ना कोई नौकर चाकर रहता है काम करने के लिए, कोई भी आदमी सेवक रहेगा। और ऐसे व्यक्ति के कुंडली में सरकारी नौकरी या सरकारी व्यवस्थाओं का भोग करने के योग होते हैं। लेकिन अब कुंडली में हम बात करेंगे ऐसे और भी गजकेसरी योग में जहां पर उनकी कुंडली में वो विशेष कारक नहीं होते हैं। कब, चलिए देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है और यहाँ पर गुरु और चंद्रमा परस्पर चौथे हैं, तो क्या यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है? हाँ, यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। परंतु आप देखिए यहाँ पर ये जो चंद्रमा है ये चंद्रमा नीच के हैं, तो यहाँ पर जो भी फल प्राप्त होगा गजकेसरी योग में उसमें न्यूनता आएगी, उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। परंतु एक और कुंडली ले लेते हैं। इसी वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि चंद्र और गुरु परस्पर पहले चौथे हों, तो ये तो एक अच्छे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा यहाँ पर देखा जाए तो उच्च के हैं और गुरु भी अपने मित्र राशि में बैठे हैं। परंतु अष्टमेश बुध अष्टमेश बुध यदि चंद्रमा के साथ युक्त होकर बैठ जाए तो इस तरह से चंद्रमा आपका दूषित हो जाएगा, चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा और इस तरह से बनने वाले गजकेसरी योग का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। यदि वही अष्टमेश बुध गुरु के साथ बैठते हैं तो भी यही परिस्थिति बनेगी कि गुरु और चंद्रमा तो परस्पर केंद्र में है और एक अच्छा गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, परंतु अष्टमेश बुध के बैठने के कारण यहाँ पर उस गजकेसरी योग में न्यूनता आएगी। जो फल सर्वश्रेष्ठ मिलना था या जिस फल की अभी मैंने बातें बोली वो सारे फलों में थोड़ी थोड़ी कमी आ जाएगी। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। यदि गजकेसरी योग का निर्माण केंद्र में ना हो रहा हो, देखिए केंद्र में ना हो रहा हो और वो एक अच्छी परिस्थिति में हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए गुरु और चंद्र में परस्पर केंद्र है, पहले चौथे की दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से पहले और चौथे हैं, लेकिन गुरु अष्टमस्थ हैं, गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं। अगर अष्टम भाव से कभी षष्टम भाव से या द्वादश भाव से, षष्टम और द्वादश को हम इतना नहीं मानते हैं, हम षष्टम भाव को और द्वादश भाव को छोड़ देते हैं। अगर अष्टम से बढ़ने वाला गजकेसरी योग है तो पुनः उसमें न्यूनता आएगी, बिकॉज ऐसे जो गुरु होते हैं इनके अंदर अष्टम भाव में आने के कारण इनके जो गुण होते हैं देवस्थ गुण एक पाप प्रभावी हो जाते हैं और यहाँ पर अष्टम भाव में इस गुण में कमी आती है। चलिए दोस्तों देखते हैं एक चौथा उदाहरण। यहाँ पर गुरु और चंद्र एक दूसरे से परस्पर केंद्र में, अगर आप देखें अगर गुरु को हम प्रथम स्थान दें तो 2 3 4 5 6 7 गुरु और चंद्र परस्पर सातवें हैं, एक दूसरे से केंद्र में हैं। अब ऐसा गजकेसरी योग देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लाभदायक माना जाता है। लेकिन क्या हो सकता है, गुरु भी यहाँ पर उच्च के हैं और किसी भी तरह की पाप दृष्टि अगर इस पे ना पड़ रही हो तो क्या हो सकता है, यहाँ पर नक्षत्र का उपयोग करें। आप देखें अगर यहाँ पर किसी भी तरह से यदि अष्टम का नक्षत्र उपस्थित हो, या आप देखिए यहाँ पर यदि अष्टमेश बुध का नक्षत्र मिल रहा हो, अष्टमेश बुध के नक्षत्र होते हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। यदि इस नक्षत्र में गुरु ग्रह हो या इसी नक्षत्र में चंद्र ग्रह हो तो अब आप देखिए गुरु और चंद्र परस्पर केंद्र में, भाव भी लगभग लगभग केंद्र ना होने के बावजूद भी इनके भाव सही हैं। लेकिन क्या हो सकता है, गुरु और चंद्रमा दोनों या अथवा कोई एक ग्रह अष्टम मेष के नक्षत्र में हो, अर्थात अश्लेषा, ज्येष्ठा या नेवरेती नक्षत्र में हो जो बुध के नक्षत्र माने जाते हैं, तो इस उदाहरण में भी, इस केस में भी गजकेसरी योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। चौथे उदाहरण पर चलते हैं दोस्तों। ये भी एक गजकेसरी योग आपके सामने उपस्थित है जिसमें गुरु चंद्र परस्पर एक पहले और सातवें हैं, केंद्र में स्थित हैं, एक अच्छा गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। परंतु यहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं। अगर आप देखें तो चंद्रमा है वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीचस्थ होते हैं, नीच के होते हैं, और इस नीचस्थ चंद्रमा के कारण बनने वाले गजकेसरी योग में न्यूनता आएगी, कमी आएगी, वो पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और अभी जैसा मैंने बताया कि गजकेसरी योग में चंद्रमा मुख्य कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक है और मन अगर पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है तो गजकेसरी योग का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखा जाए कि मान लीजिए आपकी कुंडली में गजकेसरी योग काफ़ी अच्छा है और पूर्ण
रूप लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी गजकेसरी योग का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आपकी कुंडली में अष्टम की, षष्टम की या द्वादश की महादशा चल रही हो, जो कुंडली में आपके लिए नीचस्थ हो या कष्टकारक हो, तो आपको गुरु और चंद्र का पूरा फल नहीं प्राप्त होगा। दूसरा कारण, यदि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो, ऐसे योग को हम केम ध्रुम योग कहते हैं, और इस योग को दरिद्रता योग कहा जाता है, और ऐसे योग के जातकों को भी गजकेसरी फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, तो गजकेसरी योग को मैं अगर स्पष्ट शब्दों में बताऊं, तो एक तो केंद्र में बनना चाहिए, केंद्र के भावों के साथ बनना चाहिए, अष्टम की महादशा नहीं चल रही हो, कोई भी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, गुरु और चंद्रमा नीचस्थ ना हो, कोई नीच के ग्रहों के साथ ना बैठे हो। इस स्थिति में बनने वाले एक स्पष्ट गजकेसरी योग किसी भी इंसान की अगर कुंडली में होगा, तो निश्चय उसको सफलता प्राप्त होगी और उच्च पद प्राप्त होगा, और घर में नौकर चाकर, और कभी भी उसको धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब इसमें एक और इसमें बात जोड़ना चाहूंगा, जो आपने गज केसरी योग के बारे में ज्यादातर नहीं पढ़ी होगी। मित्रों, शुक्र की युक्ति से भी गज केसरी योग का निर्माण होता है, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो गुरु और चंद्र एक दूसरे से परस्पर दृष्टि संबंध में हो। आपने सुना होगा कि जो गुरु होता है, जो शुक्र होता है, उसकी चंद्र पर एक सातवीं दृष्टि पड़ रही है स्पष्ट। तो अगर गुरु चंद्र की सातवीं दृष्टि से देखता हो और परस्पर केंद्र में भी हो, तो इस तरह से भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है। चंद्र शुक्र अगर साथ में बैठे, तो गजकेसरी योग का निर्माण जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गुरु देव गुरु हैं, वो देवताओं के गुरु हैं, उसी तरह से शुक्र, जो शुक्राचार्य हैं, वो भी असुरों के गुरु हैं। अब जब भी शुक्र से बनने वाले गजकेसरी युग का निर्माण होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भोग विलासिता को मानने वाला होता है, जबकि गुरु और चंद्रमा से बनने वाले गजकेसरी योग व्यक्ति वेद पुराण का ज्ञाता होता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का ज्ञाता होता है, अच्छी चीजों पर अच्छे लोगों का साथ रखता है और अच्छे लोगों के विश्वास पात्र होता है, और उसके अंदर गुरु जैसी प्रवृत्ति होती है, और वो लोगों का साथ देता है और अच्छे सत्कर्मी होता है। लेकिन वहीं अगर शुक्र चंद्र में, अगर शुक्र कहीं पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति गजकेसरी योग तो प्राप्त करेगा, लेकिन अपने भोग विलासिता में दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन अगर भोग विलासिता का कारण समझा जाए, तो इस तरह के गजकेसरी योग को भी ज्योतिष शास्त्र में जगह दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम गजकेसरी योग के बारे में पढ़ा। अगली बार हम दूसरे वीडियो में आएंगे किसी और अन्य ग्रहों के योगों को लेकर। मिलते हैं। धन्यवाद।